आस्कर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 की विज्ञान की पुस्तक के चैप्टर 4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर 4 करेंगे वस्तुओं के समूह बनाना। आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जहाँ उनके जो चैप्टर हैं वो हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या हमारे स्कूल के लिए हमें बहुत ही उपयोगी हैं। इनमें जो लिखा होता है वही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हर केवीएस के लिए हो गया, सीटेट के लिए हो गया, यूपीएससी के लिए हो गया, सभी के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। एसएससी रेलवे वाले भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहीं से सारा का सारा पेपर आता है हमारा। तो आज हम इसका 4th चैप्टर करेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तुएं क्या होती हैं और उनके समूह बनाना। अब देखो कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। सबसे पहले आप देखो आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल, खाना पकाने के लिए बर्तन, पुस्तकें, खिलौने, पत्थर, ये सारी की सारी क्या है, ये वस्तुएं हैं। ठीक है, इनमें हमें अलग अलग गुण भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग आकृतियाँ देखने को मिलती हैं, इनका अलग अलग रंग देखने को मिलता है। आगे है अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। बोलते हैं कि अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। तो कौन कौन सी होगी हमारी, वो गेंद होगी, रबड़ की गेंद होगी, फुटबॉल, कंचे। ठीक है, कंचे जिससे हम बचपन में खेलते थे, सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। ठीक है, जैसे ये देखिए इसमें गोल गोल वस्तुएं कौन कौन सी हैं वो पहचान लीजिए आप, इनमें से कौन कौन सी हैं। अब आगे है, मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाते हैं। मानना है कि आपने कि प्लास्टिक से बनी कुछ वस्तुओं का आप समूह बना रहे हैं, जैसे बाल्टियां, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइपें, नलियां और बहुत सी वस्तुएं जो इस समूह के साथ मिल सकता है। ठीक है, समूह बनाने के बहुत से ढंग है। अब समूह बनाने के बहुत सारे ढंग है। हमें वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों और जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा। तो क्या किया कि हमने उनकी आकृतियां, मतलब उनकी शेप कौन सी है उसके आधार पर बांटा है, और किस आधार पर बांटा है, उनके जो किस पदार्थ से बने हैं, मतलब वो आयरन से बने हैं, प्लास्टिक से बने हैं, किस आधार से बने हैं उसके आधार पर इनको बांटा है। आगे हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। अभी जो भी वस्तुएं होती हैं वो एक या एक अधिक पदार्थों से बनी होती है। अगर आप देख लो, अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी लोगे घर में तो बाल्टी को देखोगे कि उसका जो हैंडल होगा उसमें स्टील भी लगी होती है। ठीक है, उसका जो हैंडल होता है, जो जैसे ये बाल्टी है हमारी, ठीक है, ये बाल्टी है, ये इसका जो हैंडल है ये वाला, ये स्टील का भी लगा होता है। तो ठीक है, ये अलग अलग पदार्थों से बनी होती है, जैसे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकती है। मृदा क्या किसको बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं मृदा। ठीक है, अब आगे है क्रियाकलाप। अब ये जो क्रियाकलाप है आपने क्या करना है, इनको घर में करना है। ठीक है, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैग, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, हम इन वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते, उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कक्षा में नहीं ला सकते, दीवार, वृक्ष, ट्रैक्टर, सड़कें। हम इसमें वही पढ़ेंगे जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, जहाँ आपके अगर आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ ज़रूरी भी होता है, कुछ उन्होंने वैसे ही बताया होता है हमारे आसपास के वातावरण को समझने के लिए। ठीक है, तो हम इम्पोर्टेंट करेंगे जो ज़रूरी होगा। अब देखिए इन्होंने सारणी दी है हमारे पास, ये वाली वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे वे बनी है। अब किससे, ये प्लेट किससे बनी है, इस्पात से बनती है, कांच से बनती है, प्लास्टिक से बनती है और अन्य कोई मतलब और भी कई चीज़ों से बन जाती है। आयरन से बन जाती है, कॉपर से बन जाती है, तांबे की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, पेन प्लास्टिक से बनता है, धातु से बनता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब जो ये जानना चाहता है कि हाँ, क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, अब देखो प्लास्टिक का प्रयोग, अगर हम मग बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जग बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, तो बाल्टी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लेट बनाने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है, तो बना सकते हैं हम इनसे। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो हमारा जो क्रियाकलाप था उसमें क्या था कि समान पदार्थ से भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना। अब ऐसे लकड़ी से क्या क्या बनता है,
कुर्सी बनती है, मेज बनती है, हल, बैलगाड़ी और उसके पहिए बनते हैं। कागज़ से पुस्तकें बनेगी, नोटबुक बनेगा, समाचार पत्र बनेगा, खिलौने बनेंगे। ठीक है, अब देखो आगे चमड़े से क्या क्या बन सकता है। चमड़े से क्या क्या बनता है, जूते बनते हैं, ठीक है, बैग बनते हैं, लेदर के, पर्स जिनको बोलते हैं हम। ठीक है, प्लास्टिक से क्या बनता है, प्लेट बन जाती है, बाल्टी बन जाती है। ठीक है, और जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक से तो हर चीज़ बनती है। जो हमारे पॉलीथीन के बैग हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं। अब देखो रूई से क्या बनता है, रूई से क्या क्या बनाते हैं, हम पिल्लो बनाते हैं, ठीक है, गद्दे बनाते हैं, रजाइयाँ बनाते हैं, ये सारी की चीज़ें रूई से बनाई जाती हैं। ठीक है, वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। अब देखो अलग अलग पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है। प्लास्टिक से बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास कुर्सी प्लास्टिक की बनी है, मेज़ प्लास्टिक का बना है। ठीक है, आजकल दरवाजे प्लास्टिक के बन जाते हैं। फिर जो प्लेटें, कोलियाँ, हमारी जो कटोरियाँ जो हैं, गिलास जो है, वो सारे के सारे प्लास्टिक से बन जाते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो दो दो धातुओं से इकट्ठी बनती है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बाल्टी जो है, हमारी बाल्टी पूरी की पूरी प्लास्टिक से बनी होगी, उसका हैंडल थोड़ा सा स्टील से भी बना होता है। ठीक है, आजकल प्लास्टिक के भी हैंडल होते हैं, कुछ स्टील के हैंडल भी होते हैं। ठीक है, अब देख लो जो पेंट वाली जो बाल्टियाँ होती है वो पूरी प्लास्टिक की बनी होती है, पर जो उनका ऊपर का जो हैंडल है उसका ऐसे करके वो क्या होता है, वो स्टील से बना होता है। कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। पदार्थों के गुण के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि पदार्थों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अब देख लो, क्या आपने कभी सोचा कि जो गिलास है वो कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो हमें पता है क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर हम कपड़े में पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, कपड़े के जो टुकड़ों में हम पानी डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में होता है। पानी क्या होता है हमारा, द्रव अवस्था में। ठीक है, इसलिए यदि हम कपड़े का गिलास बनाए तो हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यास्पद होगा। हास्यास्पद का मतलब है हंसने योग्य। ठीक है, गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु तथा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए होता है जिससे कि वो जल को रोक सके। अब देखो ये क्या है, इसमें देखो, चित्र में देखो सामने, ये क्या पानी डाल रही है तो पानी कैसे कैसे बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा है। अब क्या है, तो जल को जो रोक सके वो हमें इसके लिए धातु चाहिए। इस प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं होगा। अगर हम खाना बनाने के लिए किसी कागज़ के बर्तन का प्रयोग करें तो वो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो ये भी कोई अच्छा काम नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, हमारी बुद्धिमान नहीं है। मतलब हम तो मूर्ख हुए ना कि अगर हम कागज़ के बर्तन में खाना बनाने लगे। ठीक है, हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अब हम किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, किसी भी वस्तु का प्रयोग करने के लिए, किसी भी पदार्थ का चयन करने के लिए, मतलब उसको यूज़ करने के लिए उस पदार्थ के जो गुण हैं और उसके उपयोग की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन है, मतलब वो वस्तु कैसे काम की जा सकती है, उसमें क्या क्या काम किया जा सकता है, हम उससे क्या काम ले सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, ये सारा कुछ हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अतः पदार्थों के जो गुण हैं, सब गुण क्या हैं, तो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण, नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई है। अब नीचे जो गुण दिए गए हैं उनको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान से। जैसे दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। ठीक है, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। जो लकड़ी है वो लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लकड़ी और लोहे में डिफरेंस होता है ना, लोहा तांबा एल्यूमिनियम में से भिन्न दिखाई पड़ता है। जो लोहा है वो तांबे और एल्यूमिनियम से भिन्न दिखाई देता है। ठीक है, अलग दिखाई देता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। पर जो लोहा और जो एल्यूमिनियम है और जो तांबा है, इनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं। ये कठोर होती हैं, ठीक है, टूटती नहीं है आसानी से। लकड़ी को हम तोड़ना चाहेंगे तो वो टूट जाएगी। ठीक है, इनमें कुछ समानताएं पाई जाती है। आगे है भिन्न पदार्थों, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चाक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित कीजिए। हमने क्या करना है, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की जो शीट होती है और चाक के छोटे छोटे टुकड़े जो एकत्र मतलब इकट्ठे करने हैं। इनमें से कोई चमकीली दिखाई
पड़ती है चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक, अब इसमें कुछ चमकीली दिखाई देगी तो उसको क्या करना है, हमने अलग करना है। अब तांबे, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमें थोड़े थोड़े चमकदार दिखाई देगी तो इसको हमने क्या करना है, थोड़ा अलग कर देना है, ठीक है। आपकी शिक्षा प्रत्येक पदार्थ के 2 भागों में काटे ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए कि आपने क्या पाया। क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं और कुछ पदार्थ जो होंगे जो उन्हें पृष्ठ जो काटे हैं तो उन्हें देखना है कि जो ताजे पृष्ठ हैं वो चमकीले हैं तो फिर उनको क्या करना है, चमकीले समूहों में डाल देना है, ठीक है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? मतलब आप चमक, धुती का मतलब क्या होता है, चमक, धुती चमक ही होती है हमारी, ठीक है। जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए, ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। और भी जो भी पदार्थ है उनको भी ऐसे कीजिए। धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए, अब जो धातुएं हैं उनकी धुती के देखने, अब देखो ये काटी हुई है, ठीक है, ये काटी हुई है तो ये आपको उसकी धुती दिखाई दे रही है, ठीक है। धुती मतलब चमक दिखाई दे रही है। अब आगे क्या है, कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। आपने क्या करना है, द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनानी है, ठीक है। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को टेक मार्क से रगड़कर यह देख सकते हैं कि द्युतिवान है अथवा नहीं। द्युतिमान मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि उन पृष्ठों को, जो पदार्थों के जो पृष्ठ हैं उनको रगड़ भी सकते हैं, रेग मार्क से रगड़कर उनकी चमक को देख सकते हैं कि वो चमकदार है या चमकहीन है, द्युतिवान है या द्युतिहीन है, ठीक है। अब आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आप इसको नोट कर लो, लिख लो, पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुती होती है। धुती मीन्स हमने क्या पढ़ा था, चमक होती है, तो वो क्या होते हैं, धातु कहलाते हैं। पदार्थ जिसमें इस प्रकार की धुती होती है, चमक होती है, वे प्राय धातु होते हैं। जैसे उदाहरण लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। जो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम है, जो सोना है, ये सारे के सारे क्या हैं, धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और धुतीहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी के प्रभाव के कारण होता है। अब कुछ धातुएं हैं वो धुतीहीन हो जाती हैं, मतलब अपनी जो चमक है उनकी वो चली जाती हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वायु और नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। तो हमें हमेशा ताजे कटे जो होते हैं, मतलब अगर लोहे को ताज़ा ताज़ा काटा जाए तो उसी में चमक दिखाई देगी। अगर पुराना लोहा रखा है, अब देख लो अपना घर का गेट है, अगर आपने उसको कलर नहीं किया है, पेंट नहीं किया है, तो आप उसको वो हवा और नमी की संपर्क में आएगा, जब मतलब जब बारिश होगी, हवा होगी, नमी होगी वातावरण में, तो उसके संपर्क में आएगा तो उस पर जंग लग जाएगा, मतलब वो उसकी जो चमक होगी वो चली जाएगी सारी की सारी, ठीक है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करेंगे, मतलब किसी लोहार की शॉप में जाना, जब वर्कशॉप में जहाँ पे ये काम किया जाता है उसकी शॉप पे जाओगे तो ये देखने से तो क्या होगा, धातु की छड़ों के ताजे कटे वृक्षों को देखने से प्रयास करें से इसमें धुती है अथवा नहीं है, उसमें धुती होगी मतलब उसमें चमक होगी। अब जो पदार्थ क्या होते हैं वो कठोर भी होते हैं, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, कठोर भी होते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है। जब आप लोहे को अगर अपने हाथ से दबाने की कोशिश करोगे तो आपका हाथ टूट जाएगा, पर लोहा नहीं टूटने वाला, ठीक है। तो सोच लो कि लोहे को दबाने की कोशिश मत करना, तो वो क्या होते हैं, कुछ कठिन होता है उनको दबाना, ठीक है। जबकि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। संपीड़ित मतलब दबा सकते हैं, ऊपर हमने ये संपीड़ित पढ़ा है मतलब दबाना, ठीक है। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। मतलब आपने धातु की कोई चाबी लेनी है, ठीक है, और इससे क्या करना है, लकड़ी को, एल्यूमिनियम या पत्थर के टुकड़े को या कील को या मोमबत्ती को, चाक, अन्य पदार्थों से पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास करना है, इससे इन चीज़ों को खरोंचना है, ठीक है। आप कुछ पदार्थों को खरोंच पाएंगे, आसानी से खरोंच सकते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थों को तो हम आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता, पर कुछ जो अन्य पदार्थ होंगे उनको नहीं खरोंच सकते, ठीक है। पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंच सकते हैं उनको कोमल पदार्थ बोलते हैं।
उनको क्या बोलेंगे, जिनको हम खरोंच लेंगे आसानी से, जैसे मोमबत्ती है उसको खरोंच लेंगे हम अच्छे से उसको, तो वो क्या होगा, वो कोमल पदार्थ होगा। पर जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनको आप खरोंच नहीं सकते, संपीड़ित करना मतलब दबाना कठिन होगा, वो कठोर पदार्थ होंगे, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम होगा, उनको करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है। अब जो रुई है, ठीक है, स्पंज होता है रुई से वो बना गिद्दा जैसा, तो वो क्या होता है, कोमल होता है, जबकि जो लकड़ी होती है वो कठोर होती है। लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है। दिखावट में पदार्थों में भिन्न गुण हो सकते हैं। अब जो दिखावट में भी जो पदार्थ जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनमें अलग अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं। जैसे धुती, कठोरता, रुक्ष, रुक्ष का मतलब क्या है, खुरदरा अथवा चिकना होना। आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं। आप कुछ और भी आप गुण अपने मन से सोच सकते हैं, ठीक है। किसी धातु को पकड़ के देखना और देखना कि इसमें कौन कौन से गुण है। इसमें चमक होगी, कठोर होगा, वो खुरदरा होगा या चिकना हो सकता है। विलेय अथवा अविलेय। अब विलेय और अविलेय क्या होता है, ठीक है। कुछ जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे चीनी, नमक, चाक पाउडर, बालू, मतलब बालू किसको बोलते हैं, रेत को। जैसे लकड़ी के बुरादे, लकड़ी को जब उसको पीस कर उसका बुरादा निकाला जाता है, ठीक है, उसके क्या करने हैं, आपने नमूने एकत्रित करने हैं। ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी है अपने पास। और कांच के 5 गिलास लीजिए, कांच के 5 गिलास लेने हैं अपने। इसके लिए ये 5 चीज़ें ले ली आपने और उसके बाद 5 गिलास लेने हैं। प्रत्येक गिलास में आपने क्या करना है, 2/3 भाग में जल भरना है, पानी भरना है, ठीक है। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। और इसी प्रकार जो शेष जो गिलास होंगे उनमें क्या करना है, अपने और पदार्थ मिलाने हैं, ठीक है। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, मतलब धीरे धीरे हिलाइए। विलोडित करने का मतलब उसको हिलाना धीरे धीरे, ठीक है, मिक्स करना। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा, कुछ मिनट तक आपने क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है। और उसके बाद क्या होगा, जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है आपने देखना है। फिर आगे एक सारणी दी होगी नीचे, वो आप देखोगे। अब देखो ये क्या है, पदार्थ इन्होंने डाल दिए हैं जल में, क्या लुप्त हो जाता है और क्या नहीं। ये देखो, ये बीच में मिल रहा है और ये ऊपर आ गया है सारा का सारा पानी में, ठीक है। अब देखो सारणी में आपने भरना क्या लुप्त हुआ और क्या नहीं हुआ। अब जो नमक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, जो नमक है वो जल में पूर्णतः लुप्त हो गया, मतलब पूरा का पूरा घुल गया। जो चीनी है वो भी जल में पूरी की पूरी घुल गई, मतलब, ठीक है। अब जो रेत है, रेत है वो भी घुल जाता है, बट उसको थोड़े से कण वो जो है वो रह जाते हैं, ठीक है। चॉक पाउडर वो पूरी तरह घुल जाता है, ठीक है। आगे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा क्या होगा, वो तैर के ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वो तैर कर, ठीक है। अब आगे है, कुछ पदार्थ जल में क्या होते हैं, कुछ पदार्थ होते हैं वो जल में क्या होते हैं, पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए। जो कुछ पदार्थ जो जल में, मतलब जो पानी में पूर्णतः लुप्त हो गए, मतलब उनमें पूरी तरह घुल गए, विलीन हो गए, उनको क्या कहेंगे हम, जल में विलेय। मतलब वो पदार्थ क्या होंगे, विलेय पदार्थ होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि विलेय किसको कहेंगे, हम बोलेंगे जो पदार्थ जल में पूरी तरह लुप्त हो जाते हैं, जो विलीन हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं, उन पदार्थों को हम जल में विलेय कहते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो गए, नमक हो गया हमारा, चीनी हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे घुल जाते हैं, ठीक है। अब आगे है, जो पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते अथवा काफी समय तक गिलास में विलोडित करने पर भी जल में घुल नहीं होते, मतलब उनको कितनी देर तक भी हिलाते रहे, विलोडित का मतलब था हिलाते रहे, वो पदार्थ क्या होते हैं, अविलेय। जो पदार्थ जल में घुलते नहीं, उनको काफ़ी देर तक भी हम हिलाते रहें, चम्मच के साथ हिलाते रहें, फिर भी वो जल में गुम नहीं होंगे, मतलब लुप्त होने का मतलब वो गुम नहीं होंगे, उसमें मिल नहीं जाएंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पदार्थों को जल में अविलेय, कि वो जल में घुले ही नहीं। विलेय का मतलब विलेय से समझ लो कि विलीन हो गए, ठीक है। अविलेय मतलब नहीं हो पाए विलीन, ठीक है। अब आगे है क्रियाकलाप 5 दिया है हमें। सिरका लेना है हमने, नींबू का रस लेना है, सरसों का तेल लेना, नारियल का तेल लेना, मिट्टी का तेल लेना तथा अन्य किसी द्रव के नमूने अपने एकत्रित करने, मतलब इकट्ठे करने हैं, ठीक है। कांच का एक गिलास लीजिए
इसे आधा जल से भरिए, इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और बड़ी वाली विलोड़ित कीजिए, मतलब विलोड़ित मतलब उसको हिलाइए अच्छे से। इसे 5 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए। अब परीक्षण कीजिए कि इस द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है, कि ये चीज़ें जो है वो मिश्रित हो जाएंगी। अब आप देखेंगे कि ये क्या है, कुछ मिश्रित हुए हैं और कुछ क्या है मिश्रित नहीं हुए हैं। ठीक है, अब जितने अधिक अम्ल द्रव आपको उपलब्ध हो सकते हैं उन सभी के साथ इस प्रयोग को दोहराइए। अब जो भी आपको द्रव जो मिल सकते हैं आप सभी उनके प्रयोग के साथ इसको दोहराइए। ठीक है, हम यह देखते हैं कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिश्रित हो जाते हैं और कुछ मिश्रित नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ मिश्रित हो जाएंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। अब आगे फिर इन्होंने एक सारणी दी है जिसको हमने भरना है। तो देखो अब जो सिरका है वो क्या है, वो हो जाएगा विलीन। नींबू का रस भी अच्छे से विलीन हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। जो सरसों का तेल है वो नहीं होगा। पानी के ऊपर अगर आप तेल डालोगे तो तेल हमेशा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। नारियल का तेल ये भी नहीं होगा, केरोसिन ये भी नहीं होगा। आप चाहे इसको घर में करके देख लीजिएगा, इनमें से कुछ भी नहीं होगा। अब बोलते हैं कि कुछ जो गैसें हैं वो जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। कुछ जो गैसें होती हैं वो जल में विलय होती है, मतलब जल में घुल जाती हैं, और कुछ नहीं घुल पाती। सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। अब कुछ गैसें जो हैं वो विलीन हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस जो है वो विलीन हो जाती है। ठीक है, जो जंतु और पादपों के लिए उत्तरजीविता मतलब उनको जीवन प्रदान करती है। ठीक है, वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। अब देखो कि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो जल में तैर भी सकती हैं और डूब भी सकती हैं। ठीक है, अब वो हम देखेंगे कौन सी वस्तुएं डूबेंगी और कौन सी तैरेंगी। अब देख लो जल में डूबती और तैरती वस्तुओं को। पत्ता जो है वो नहीं डूबा। ठीक है, जो बॉल प्लास्टिक की नहीं डूबा। अगर हम इसमें कंचे डालें, हम पत्थर डालें, हमने चाबी डाली है आयरन की, फिर सिक्का डाला है, तो ये सारे के सारे क्या है डूब गए हैं। ठीक है, आगे है पारदर्शिता। पारदर्शिता, ठीक है, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। आप सभी ने बचपन में लुका छिपी का खेल खेला होगा जिसमें छिप जाते हैं। 5-7 बच्चे खेलते हैं, इसमें एक ढूंढता है और बाकी सारे छिप जाते हैं। ठीक है, उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। अब आप सोचो कि उन स्थानों के बारे में देखो कि आप बचपन में कहाँ कहाँ छुपते थे। ठीक है, आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की हो उसके पीछे छिपने का प्रयास किया? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं किया, क्योंकि वहां से तो हम दिखाई देंगे। ठीक है, स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी। अब बोलते हैं कि अगर आप शीशे की खिड़की के पीछे छुपोगे तो आपका जो मित्र है, जो आपका फ्रेंड है, वो क्या करेगा? आपको ढूंढ लेगा, वो तो देख लेगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को हम देख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शी। इसको नोट कर लो, आप कॉपी पे लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। जिन पदार्थों तथा सामग्रियों से होकर हम देख सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? पारदर्शी। अब देख लो कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, जैसे कांच, शीशा मतलब जल, वायु, कुछ प्लास्टिक की पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण जैसे प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं। ठीक है, पानी भरने की जो बोतलें होती हैं, जो कोका कोला की बोतल ले लो, उसका स्टिकर हटा दो तो देखो आप उसके आसपास देख सकते हो। ठीक है, प्राय दुकानदार क्या करते हैं, जो बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं इनको क्या करते हैं? कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। अब क्यों पसंद करते हैं वो? ताकि बच्चे उनको अच्छे से देख सकें। ठीक है, अब देखो इनसे देखने का प्रयास करो। ठीक है, ये शीशा लिया हुआ, ये बिल्कुल ही वाइट है, इसमें थोड़ा दिखाई देगा और इससे पूरा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अब आगे क्या है, ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। अब देखो ये वाली सारी वस्तुएं कैसे रखी होती है। आप दुकान में जाते हो तो देखते हो ना कि टॉफियाँ कहाँ रखी है, नमकीन कहाँ रखा है, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक ऐसे जो कांच के डिब्बों में रखा होता है जहाँ से हम अच्छे से देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। अब इसके विपरीत क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, तो उनको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अब कौन कौन से हैं, जैसे बंद लकड़ी के बॉक्स,
गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र, भीतर क्या रखा है, ठीक है। धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है हमें क्या पता। अब लोहे का अगर कोई वस्तु है, जैसे लोहे की ड्रम ले लो आपने, इसके अंदर क्या रखा है तो हम नहीं देख सकते, ठीक है। गत्ते का जो डिब्बा है उसके अंदर क्या रखा है हम नहीं देख सकते। लकड़ी का जो बॉक्स है उसके अंदर क्या रखा है वो हम नहीं देख सकते। तो ये क्या चीज़ें होंगी, अपारदर्शी, जिनके ऐसे पदार्थ जिनसे होकर हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, जिनके अंदर क्या रखा है उसको हम नहीं देख सकते, वो होगी हमारी अपारदर्शी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लें, इनके उदाहरण भी अच्छे से समझ लें, ठीक है। और आगे आपके लिए क्रियाकलाप दिया है इन्होंने, क्रियाकलाप 6। आपने क्या करना है कि आपने एक कागज की शीट लेनी है और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। कागज की शीट लेनी है और किसी जलते हुए बल्ब को आपने देखना है, ठीक है। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। क्या आप देखते हैं? अब अगर सीधे आप कागज की शीट से बल्ब को देखोगे तो आपको बल्ब दिखाई देगा, पर जब उसमें थोड़ा तेल लगा लोगे, ऑयल लगा लोगे, तो वो क्या होगा, वो दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, वो दिखना बंद हो जाएगा। परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देख सकते। अब एक इसका उदाहरण तो पारभासी का। ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर आप वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु उनको स्पष्ट नहीं देख सकते। जैसे ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें क्या बोलते हैं हम? पारभासी। ये भी आप लिख लें। जैसे कागज पर लगे तेलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को बसा के लिए परीक्षण करने में किया था। आपको याद होगा कि हमने भोजन वाले चैप्टर में हमने क्या किया था, बसा के लिए परीक्षण किया था, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि हमने कागज़ लिया था, ठीक है। अगर कागज़ के ऊपर वस्तु को रखना है, अगर उसमें जरा सा भी ऑयल है, तेल है, तो वो सूखने के बाद वो रहेगा। अगर वो पानी है तो वो सूख जाएगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें बसा है या नहीं है, ठीक है। अब आप कुछ पारभासी जो चीज़ें हैं वस्तुओं के उदाहरण पर सोच विचार कीजिए, ठीक है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के समूहों में बांट सकते हैं। अब हम पदार्थों को, हमने चैप्टर का क्या नाम था हमारा, और उस हिसाब से हम समूहों को, वस्तुओं को, पदार्थों को किस आधार पर बांट सकते हैं? अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी क्या होता है? जिसके भीतर से हम कुछ भी नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी के अंदर, डब्बे के अंदर कुछ भी नहीं देख सकते। अपारदर्शी होता है जिसके आसपास हम देख सकते हैं, जैसे कांच के शीशे के आसपास हम देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ प्लास्टिक के जो होती हैं वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आकार देखा जा सकता है, ठीक है। और पारभासी क्या होता है? जिनसे हम स्पष्ट नहीं देख सकते, ठीक है। पहेली किसी अंधेरे कमरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। मतलब किसी टॉर्च को हथेली से ढकने का सुझाव देती है, जैसे कि आपके चित्र में दिखाया गया है, ये ऐसे, ठीक है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी अथवा पारदर्शी। अब टॉर्च का प्रकाश जो है वो हमने ऑन करना है, फिर आपको देखना है कि वो पारदर्शी है या पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी क्या है वो? हमने यह सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है। हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि पदार्थ जो हैं उनकी अपनी अलग दिखावट होती है, ठीक है। इनके जल अथवा द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी जो भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। वे जल में तैर अथवा डूब सकते हैं, कुछ पदार्थ तैर सकते हैं, कुछ डूब सकते हैं, हमने ये भी पढ़ा। अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं, मतलब पारदर्शी भी हो सकते हैं, अपारदर्शी हो, पारभासी भी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों व समानता तथा भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। अब पदार्थ जो है अलग अलग समूहों में कैसे बांध सकते हैं? उनके जो गुण है, समानताएं हैं, या उनमें जो डिफरेंस है, विभिन्नताएं हैं, उनके आधार पर हम बांध सकते हैं। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार से करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है। क्या करता है? एक कोने में रखता है। सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालों का भंडारण किसी अलग स्थान पर कर। अब किसी किराने की शॉप पे अगर आप जाओगे तो वो क्या करेगा? अपने सारे सामान
अलग अलग रखेगा, बिस्कुट अलग रखेगा, साबुन अलग रखेगा, अनाज अलग रखेगा, दालें अलग रखेगा। इस प्रकार के समूहों के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है, पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांधकर उनके गुणों का अध्ययन अथवा उन गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक हो जाए। अब दालें अलग रखी होगी तो हमें पता चलेगा ये वाली दाल है, ये वाली दाल है, ये माँ की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये राजमा है, ठीक है। अगर बिस्किट अलग रखे होंगे, ये मैरी बिस्किट हैं, ये सूजी वाले बिस्किट हैं, ये कौन से प्रकार के बिस्किट, ये सब कुछ अवलोकन उनका अच्छे से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षा, अब जो अगली कक्षाएं होंगी हम उनमें इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो सोच लो हमने क्या पढ़ा, पारदर्शी पढ़ा, खुरदरा क्या होता है, विलय क्या होता है, विलय जो घुल जाता है, पारदर्शी क्या होता है जो जिससे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पारदर्शी जिसके आसपास हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ठीक है। कठोर क्या होता है, जैसे धातुएं होगी हमारी कठोर, कौन कौन सी धातुएं हो जाती हैं, हमने पढ़ा कि धातुओं में क्या होती है, चमक होती है, धूती होती है एक प्रकार की, ठीक है, वो कठोर होती हैं। कठोर मीन्स जैसे लोहा, एल्यूमिनियम। अविलय का मतलब ये पानी में पूरी तरह घुलता नहीं, ठीक है, जैसे तेल नहीं घुलता, ठीक है, पूरी तरह लकड़ी का बुरबुरा नहीं घुलता, ठीक है। द्वितीय में मतलब चमकीला, कौन से धातु होते हैं चमकीले, जैसे उनको काट दें तो वो उनकी चमक अलग हो जाती है, ठीक है। पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पदार्थ ही हैं। और धातु क्या होती है, धातु कौन सी होती है, जिनमें चमक होती है, ठीक है। अब हम इसके जो सारांश है वो दोबारा से पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी, जो हमारे आसपास की जो भी हमारी जो वस्तुएं हैं चारों ओर की, वो क्या है, अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है, ठीक है। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा इसे भिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। अब किसी वस्तु को एक पदार्थ से भी बना सकते हैं और इसको अलग अलग पदार्थों से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। भिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके गुण भी अलग अलग होंगे। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ पदार्थ जो होते हैं वो दिखावट में क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, मतलब चमकते हैं, जबकि अन्य नहीं होते। और जो कुछ होते हैं वो अन्य चमकदार नहीं होते, कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ कोमल लगते हैं। और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, कठोर होते हैं और कुछ नरम भी होते हैं, ठीक है, कोमल होते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ जो दिखावट में चमकदार होते हैं, कुछ खुरदरे होते हैं, चिकने होते हैं, ठीक है। अब आगे हैं कुछ पदार्थ जो हैं वो जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। जो विलय मतलब जो जल में घुल जाते हैं, अविलय मतलब जो घुलते नहीं हैं, ठीक है। अब आगे कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है, पारदर्शी मतलब जिसके आसपास देखा जा सकता है। कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातु जो होती हैं पारदर्शी होते हैं, जैसे कुछ पदार्थ जो पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी में क्या पढ़ा था हमने, कागज में जब तेल लगा दिया जाता है, ठीक है। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। जो पदार्थ हैं उनके गुणों में समानताओं और जो भिन्नताएं हैं उनके आधार पर उनको समूहों में मतलब अलग अलग जोड़ों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। अब जो वस्तुओं की जो सुविधा के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए इनको एक एक स्थान पे अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हमें पहचानने में कोई गलती ना हो, ठीक है। और उनके गुणों के आधार पर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो हाँ, आपका हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपने हमारी इसी कक्षा 6 की साइंस की पहली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। हम यही चाहते हैं कि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षा है वो अच्छे से निकले, आप अच्छे से इनको एक एक कॉन्सेप्ट को समझ कर जाएँ, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जब आप बैठोगे वहाँ पे इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको मुश्किल ना हो। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। धन्यवाद।